हेलो एवरीवन। बच्चों कैसे हैं आप सभी। जो आज की क्लास में हम बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स यानी बेसिक मैथ हम पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। बच्चों मेरी ये कोशिश रहेगी कि ये कंप्लीट टॉपिक में एक सिंगल क्लास में एक वन शॉट में करवा दूं। फिर भी नहीं होता है, क्लास कुछ ज़्यादा ड्यूरेशन ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो हम नेक्स्ट क्लास में भी इनको कंटिन्यू करेंगे। तो वेक्टर कौन कौन से बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट अपने को आने चाहिए ताकि हमें फिजिक्स में कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो वेक्टर बच्चों डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस का मीन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन हमें आना चाहिए, लॉगरिथम एंड एंटीलॉग, लॉग एंड एंटीलॉग, ये हमें 5 पॉइंट्स मैथमेटिक्स में कंप्लीट अपने को बच्चों आने चाहिए। सबसे बड़ा पोर्शन है बच्चों वेक्टर इसमें, और ये वेक्टर अपने एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 4 में अपने को दिया हुआ है बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों हम जो अपना मेन बड़ा पोर्शन है वेक्टर को स्टार्ट करें, तो उससे पहले हम समझते हैं वेक्टर अपने पास एनसीईआरटी में बच्चों चैप्टर नंबर 4 में है, हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले भी हम टॉपिक लेते हैं बच्चों फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटीज अपने पास क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि बच्चों किसी का लेंथ है और वो लेंथ है बच्चों 10 मीटर, लेंथ क्या है 10 मीटर आपके पास। तो ये लेंथ आप ये देख रहे हैं कि जो ये लेंथ अपने पास है, हम इसको क्या कर पा रहे हैं बच्चों, एक यूनिट मीटर में क्या कर पा रहे हैं, मेजरमेंट इसका कर पा रहे हैं। तो फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज बच्चों उनको कहा जाता है जिनका हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। जिन क्वांटिटीज का हम मेजरमेंट्स इजीली में कर सकते हैं, यूनिट्स के थ्रू कर सकते हैं, फॉर्मूले के थ्रू कर सकते हैं, उनके किसी न किसी फिजिकल कॉन्सेप्ट के बेसिस पर यदि हम उनका मेजरमेंट कर सकते हैं, तो हम उनको फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज बच्चों 2 टाइप्स की हम पढ़ते हैं, होती मेनली 3 टाइप की है, लेकिन हम 2 टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ते हैं। फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटीज जो अपने पास है बच्चों वह है स्केलर, सेकेंड होता है बच्चों वेक्टर, एंड थर्ड है जो हमें नहीं पढ़ना होता है वो होता है टेंसर। हालांकि हम थोड़ा बहुत डिस्कशन इसका लास्ट में कर भी देंगे। तो टोटल 3 टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होता है, स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर। जब हम फिजिक्स में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ते हैं बच्चों और उनका फिजिकल मीन हम समझते हैं, उनका डेफिनेशन हम देखते हैं और हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो चीजें किस तरीके से अपने पास में हर चीज को डिफाइन कर पा रही है, नेचर में किस तरीके से वो अपने पास डिफाइन होती है, तो हमें कई बार ये फील होने लग जाता है कि वो फिजिकल क्वांटिटीज आपके पास में डायरेक्शन के बेसिस पे डिफाइन हो रही है। ऐसा भी होने लगता है कि ये डायरेक्शन के बेसिस पे डिफाइन नहीं हो रही है। जैसे मैं नॉर्मली बोलूं कि बच्चों आपका हाइट कितना है, आपसे क्या कहा जा रहा है कि आपका हाइट कितना है, तो आप मुझे नॉर्मली कहेंगे कि सर मेरा हाइट कितना है, 5 फीट है। कितना हाइट है सर, 5 फीट मेरा हाइट है। तो मेरे अंदर सेकंड क्वेश्चन पुट करने की हिम्मत नहीं होगी। कौन सा क्वेश्चन पुट नहीं करने की हिम्मत होगी कि भाई तेरी हाइट का या आपकी हाइट का आपका डायरेक्शन क्या है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैं समझ चुका हूं कि उसका हाइट जो है वो कैसा बच्चों, वर्टिकली आपके पास है, इस तरीके से वर्टिकली उसका हाइट कितना है, 5 फीट है। तो मुझे 100% ये 5 क्या है बच्चों, उसका मेजरमेंट है, और इस मेजरमेंट को हम उससे हाइट का क्या बोलते हैं बच्चों, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। उसकी हाइट का हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो मुझे यह समझ में आ चुका है कि उसका हाइट यदि 5 फीट है तो 100% मेरे बात ये समझ में आ गई है कि हाँ मुझे अब जरूरत नहीं है कि भाई इसकी हाइट का डायरेक्शन क्या है। जैसे मैं बोलूं और क्वेश्चन जैसे कि भाई आपका मास कितना है, तो आपने कहा कि मास हमारा 40 kg है, तो मैं अंडरस्टूड हूं कि 40 kg यदि मास है, तो इसका मीन ये हुआ कि 100% मैं सेटिस्फाई हो चुका हूं कि हाँ इस मेजरमेंट से, इस मेजरमेंट का जो मैग्नीट्यूड है जो केजी में लिखा है
अब मैं उससे 100% समझ चुका हूँ कि हाँ भाई मास इतना है, मुझे अब रिक्वायरमेंट नहीं है उसके मास की डायरेक्शन जानने की। इसका मीन यहाँ कुछ मेजरमेंट्स हम ये ऐसा देख रहे हैं जिनके फिजिकल मीन को पढ़ने के बाद हमें ये रियलाइज होने लगेगा कि हाँ 100% इनका मेजरमेंट जो है इनको डिफाइन कर पा रहा है, यानी किसी भी तरीके की डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट आपको नहीं होता है। यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड वैल्यू ही जरूरी होता है, उसमें डायरेक्शन का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होता है। डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, डायरेक्शन का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। यानी अब सर हमें क्या रटना पड़ेगा कि भाई ये स्केलर होता है वेक्टर होता है? तो बच्चों मैं ये जानता हूं और मैं ये आपको बोलता हूं कि रटने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि ये स्केलर होता है या वेक्टर होता है। हमें कहीं ना कहीं उन फिजिकल क्वांटिटीज के फिजिकल मीन, हमें उनका डेफिनेशन, उनका प्रॉपर्टीज यदि हमें पता है तो हम अंडरस्टूड हो जाते हैं कि वास्तव में ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम ओनली उनका मैग्नीट्यूड वैल्यू, उनका मेजरमेंट वैल्यू से डिफाइन कर सकते हैं, तो हम उसको स्केलर बोलेंगे। जैसे नॉर्मल हम बात करें बच्चों वेक्टर की बात करें, अब वेक्टर की यदि से मैं कुछ बात आपसे बोलूं कि मैं बोलूं कि भाई फोर्स, कोई ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है कितने न्यूटन का? 15 न्यूटन का। अब यदि आप फोर्स को अच्छी तरीके से जानते हैं, आप फोर्सेस के टाइप्स को अच्छी तरीके से जानते हैं, आप फोर्स की प्रॉपर्टी को अच्छी तरीके से जानते हैं, इसका फिजिकल मीन आप समझते हैं, तो आपके माइंड में एक बात जरूर आएगी कि ये 15 न्यूटन जो है आपको 100% सेटिस्फाई नहीं करेगा। आपको ये फील होने लगेगा कि ये 15 न्यूटन कौन सी डायरेक्शन में अपने पास अप्लाई हो रहा है। यानी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को जब आप पढ़ेंगे, आप उनका फिजिकल मीन समझेंगे, तो आपको ये फील होगा कि ये जो मैग्नीट्यूड आ रहा है 15 न्यूटन, जिसको हम मेजरमेंट वैल्यू भी बोलते हैं, इस मैग्नीट्यूड के साथ में इसका डायरेक्शन भी क्या होता है? रिक्वायर होता है। आपके माइंड में ये आएगा कि ये फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है? एक्स में लग रहा, वाई में लग रहा, जेड में लग रहा, नॉर्थ में लग रहा, साउथ में लग रहा है, इतने डिग्री से लग रहा है। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है, इस तरीके से डिफाइन की जाती है कि उनमें मैग्नीट्यूड के साथ उनका डायरेक्शन भी होता है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को बच्चों हम क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हम उसको वेक्टर कहते हैं। तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में दोनों में क्या डिफरेंस हमने देखा कि इसमें स्केलर क्वांटिटी में फिजिकल जो क्वांटिटी स्केलर होगी उनको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, बट वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का ही हमें क्या होता है? रिक्वायरमेंट होता है। अब हम नॉर्मली यदि बात करें कि सर स्केलर क्वांटिटीज में जो भी क्वांटिटीज होगा उनका मेजरमेंट करने के लिए मैथमेटिकल किस तरीके से हम इनका कॉन्सेप्ट यूज लेते हैं, और वेक्टर में हम किस तरीके से मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हम यूज लेते हैं इनके मेजरमेंट्स के लिए। तो बच्चों आज तक जो आप नॉर्मली करते हुए आए हैं, जो नॉर्मली अलजेब्रा के अकॉर्डिंग, यानी दो बात समझ में आई, इसमें बच्चों ओनली इसको रिप्रेजेंटेशन करने के लिए इसका आपको मैग्नीट्यूड ही चाहिए होगा, इसमें आपको मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन का भी रिक्वायरमेंट होगा। नॉर्मली क्या होता है बच्चों, जैसे आपको प्लस भी करना है, माइनस भी करना है, प्रोडक्ट करना है, वेक्टर आपको मतलब कोई भी आपको डिवाइड करना है, तो नॉर्मली आज तक जब आप करते आए हैं, जैसे मैं बोलूँ 2 + 4 इक्वल्स टू 2 + 4 इक्वल्स टू 6, तो ये एक तरीके से स्केलर में ही को आप यूज ले रहे हैं। यानी स्केलर क्वांटिटीज का जो भी आपको मैथमेटिकल टूल्स यूज लेना होता है वो नॉर्मली अलजेब्रा के अकॉर्डिंग लेना होता है। आज तक जो भी आप कैलकुलेशन करते हुए हैं वो नॉर्मल अलजेब्रा के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होती है, और उसी अलजेब्रा के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग स्केलर का हम क्या करते हैं? कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन बच्चों वेक्टर का कैलकुलेशन स्केलर्स के मेथड से नहीं होता है। यानी वेक्टर में जो भी अपने पास मैग्नीट्यूड यदि फाइंड करना हो, डायरेक्शन आपको फाइंड करना हो, तो उसके लिए कुछ स्पेशल मैथमेटिकल टूल्स हमें यूज लेने पड़ते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के कैलकुलेशन हमें यूज लेनी पड़ती है। हमें यदि वेक्टर्स को ऐड करना है
तो उसके लिए भी हमें कुछ स्पेशल टाइप का ऐड करना पड़ता है, कुछ रूल रेगुलेशंस हमें करना पड़ता है, कुछ लॉज के बेसिस पर हम करते हैं। प्रोडक्ट आपको करना होता है तो भी हमें कुछ स्पेशल टाइप के प्रोडक्ट हम यूज में लेते हैं। तो यानी वेक्टर का मैथमेटिकल कैलकुलेशन बच्चों नॉर्मल अलजेब्रा की जैसे नहीं होता है, उसका कुछ स्पेशल कैलकुलेशन होते हैं। इसलिए बच्चों हम वेक्टर को क्या करते हैं स्पेशल अलग टॉपिक में पढ़ते हैं। इसलिए हम अब वेक्टर को देखते डिस्कस करते हैं बच्चों। अब यदि बात करें बच्चों, तो ये जो वेक्टर क्वांटिटीज है, अभी हमने स्केलर और वेक्टर को बताया, अब हम धीरे धीरे वेक्टर को पूरे अच्छे तरीके से डिफाइन करेंगे। बच्चों जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है हम इनको दो ग्रुप में रखते हैं, हम इनको दो ग्रुप्स में रखते हैं भाई, दो ग्रुप इनके हैं अपने पास में। टाइप्स तो बहुत होते हैं बच्चों वेक्टर के, लेकिन हम इसको दो ग्रुप में रखते हैं। नॉर्मली यदि हम बात करें कि हमने कुछ मोशन हमने पढ़ा है, और जैसे हम बात करें स्ट्रेट लाइन मोशन यानी लीनियर मोशन की हम बात करें, ट्रांसलेटरी मोशन की हम बात करें, रोटेशनल मोशन की हम बात करें, तो वो जो ऐसे वेक्टर से दो ग्रुप में कौन कौन से बताए हमने, पोलर और एक्सियल वेक्टर। पोलर वेक्टर क्या होता है और एक्सियल वेक्टर अपने पास क्या होते हैं, कि जैसे हम बात करें कि यदि कुछ वेक्टर क्वांटिटीज आपको लीनियर मोशन में मिले, लीनियर मोशन में मिले, और कुछ वेक्टर क्वांटिटीज आपको कहां दिखाई दे, रोटेशनल मोशन में दिखाई दे। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हम लीनियर मोशन में पढ़ेंगे और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हम रोटेशनल मोशन में पढ़ेंगे, जो कि क्या होगी आपके पास वेक्टर होगी। यानी कुछ वेक्टर क्वांटिटीज हम कुछ वेक्टर क्वांटिटी हम लीनियर मोशन में पढ़ेंगे और कुछ को हम किस में पढ़ेंगे बच्चों, रोटेशनल मोशन में पढ़ेंगे। जिन फिजिकल क्वांटिटीज को हम किस में पढ़ेंगे बच्चों, लीनियर मोशन में पढ़ेंगे, उनको हम पोलर वेक्टर बोलेंगे। जैसे नॉर्मली हम बात करें डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों वेक्टर है, और ये वेक्टर में भी कौन से ग्रुप में आता है, तो ये बच्चों पोलर ग्रुप में आता है आपके पास में, ये पोलर वेक्टर होता है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो लीनियर को डिफाइन करता है, वो लीनियर मोशन में होता है अपने पास में। और नॉर्मली जैसे और बात करें बच्चों हम फोर्स, तो फोर्स किस में होता है बच्चों, लीनियर में होता है, तो ये पोलर में आएगा आपके पास में। एक्सियल वेक्टर की यदि हम बात करें तो सबसे पहले कि सर एक्सियल वेक्टर का मीन क्या है। एक्सियल वेक्टर में क्या होता है कि बच्चों एक, जैसे मान लो कि ये रोटेशनल मोशन हो रहा है और इस रोटेशनल मोशन में ये एक रोटेशनल एक्सिस है, ये एक्सिस क्यों आ रहा है, एक्सियल क्यों आ रहा है आपके पास में, क्योंकि एक रोटेशनल एक्सिस के रेस्पेक्ट में यदि कोई मोशन हो रहा है, एक रोटेशनल एक्सिस के रेस्पेक्ट में यदि अराउंड में उसका कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है और उस मोशन में कुछ फिजिकल क्वांटिटीज यदि डिफाइन की जाती है और वो वेक्टर है, तो जो एक्सियल वेक्टर होता है। जैसे नॉर्मली हम बात करें एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, अब एंगुलर वेलोसिटी नॉर्मल वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी पोलर वेक्टर में आता है, क्योंकि वो लीनियर मोशन में पढ़ा जाता है, और वो वेलोसिटी जो रोटेशनल मोशन में पढ़ी जाएगी हम उसको एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। और एंगुलर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और ये कैसा वेक्टर होता है, एक्सियल वेक्टर होता है। यानी हमने इनको मोशन के बेसिस पर भी हमने इसको डिवाइड कर दिया है। मोशन के बेसिस पर हम इसको दो ग्रुप में रखते हैं, एक हम इसको पोलर में रखते हैं और एक इसको हम एक्सियल वेक्टर में रखते हैं। लीनियर मोशन में पढ़े जाने वाले वेक्टर सारे पोलर वेक्टर्स होंगे, और ऐसे वेक्टर क्वांटिटीज जो रोटेशनल मोशन किसी रोटेशनल एक्सिस के रेस्पेक्ट में करते हैं, उन वेक्टर क्वांटिटीज को बच्चों हम एक्सियल वेक्टर बोलेंगे। तो ये दो ग्रुप में हम इनको क्या करते हैं, रखते हैं। तो बच्चों बात समझ में आई, हम पोलर वेक्टर को कितने ग्रुप में रखते हैं, दो ग्रुप में रखते हैं। एक पोलर सॉरी हम वेक्टर को दो ग्रुप में रखते हैं, एक पोलर और एक एक्सियल वेक्टर। अब हम इन वेक्टर्स के भी कुछ टाइप्स पढ़ रहे हैं, तो देखते हैं वेक्टर के टाइप्स कौन कौन से पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट है बच्चों टाइप्स ऑफ वेक्टर्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर।
अब बच्चों कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है तो उसको हमें स्पेशल तरीके से क्या करना पड़ता है, रिप्रेजेंट करना पड़ता है। और वेक्टर क्वांटिटी को स्पेशल तरीके से रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो सपोज करें कि बच्चों कोई फिजिकल क्वांटिटी है, मेरे पास ए है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वो ए है और वो फिजिकल क्वांटिटी कौन है, वेक्टर है। तो उसके ऊपर बच्चों हम एक एरो का साइन लगा देते हैं। इस एरो के साइन का मीन ये हुआ कि ये एरो का साइन दो चीजें बताता है। इसका जो लेंथ होगा वो अपने पास में इस वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को बताएगा, और ये जिस डायरेक्शन को शो करेगी, जिस डायरेक्शन में ये एरो रहेगा, वो इस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन को बताएगा। बट एक्चुअली ऐसा नहीं किया जाता है। हालांकि एरो का मीन जो है वो मैंने आपको अभी बताया कि इसका लेंथ इस मैग्नीट्यूड को बताएगा वेक्टर एक के, और इसका डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन को बताएगा। बट ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली हम डायरेक्शन को बताने के लिए भी अलग तरीके के यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं, और मैग्नीट्यूड के लिए पर्टिकुलर हम नंबर्स हम उसका मेजरमेंट का लिखते हैं, वैल्यूज हम लिखते हैं। तो कहने का मीन ये चीज थोड़ा सा बताने में अलग है, सोचने में अलग है, लेकिन फिर भी वेक्टर क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन हम किससे करते हैं, एरो के साइन से करते हैं। यदि किसी प्रॉपर्टी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर इस तरीके से एरो का साइन लगा हुआ है, तो इसका मीन हो गया कि बच्चों वेक्टर क्वांटिटी कैसा, वो क्वांटिटी कैसा वेक्टर है आपके पास में। इसमें ये वाला पोर्शन बच्चों उसका टेल होता है, टेल कहलाता है, और इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, हेड कहते हैं। ठीक है, HAD, हेड हम इसको कहते हैं। तो ये किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसके ऊपर क्या करते हैं बच्चों, इस तरीके से एरो का साइन लगा देते हैं। अब हम देखते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। अब हम वेक्टर के टाइप्स देखते हैं, कौन कौन से टाइप्स पढ़ने वाले हैं, पहले मैं लिख देता हूं। तो ये बच्चों जो हम वेक्टर के बारे में, कुछ वेक्टर्स के बारे में जो पढ़ेंगे, वो इन वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। मेन अपने पास जितने भी वेक्टर्स है हमने उनको यहाँ लिखा है। देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों इक्विवेलेंट वेक्टर। इक्विवेलेंट वेक्टर, इक्वल वेक्टर भी इनको कहा जाता है। सेकेंड है बच्चों अनइक्वल वेक्टर्स। थर्ड है अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर्स को नेगेटिव वेक्टर भी कहा जाता है बच्चों, इनको हम नेगेटिव वेक्टर्स भी बोलते हैं। फिर हम वेक्टर का मॉडुलस निकालना बताएंगे आपको, कैसे फाइंड किया जाता है। यूनिट वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर एंड जीरो वेक्टर्स। टोटल हम 7 वेक्टर्स को हम देख रहे हैं। दूसरी बात बच्चों, हम वेक्टर के न्यूमेरिकल साथ के साथ ही करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इक्विवेलेंट वेक्टर की। तो फर्स्ट है बच्चों, हम अब इनको एक एक को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट कौन सा आपके पास बच्चों, इक्विवेलेंट वेक्टर है, जिन्हें हम इक्वल वेक्टर भी कहेंगे। तो फर्स्ट है बच्चों इक्विवेलेंट वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होता है, चलो देखते हैं। कि मान लो कि बच्चों दो वेक्टर क्वांटिटीज अपने पास है। एक वेक्टर क्वांटिटी ए है और सेकंड वेक्टर क्वांटिटी क्या है, बी है। और अभी मैंने एक बात आपको बताई ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में, कि बच्चों ये जो एरो का जितना लेंथ होता है वो मैग्नीट्यूड को बताता है। हम जब भी रिप्रेजेंटेशन किया हमने, तो हमने एक बात आपको बताई कि एरो तो एक डायरेक्शन को बताएगा, लेकिन ये जो यहाँ टेल से लेकर ये हेड वाला जो पोर्शन होता है, इसका जो टोटल लेंथ अपने पास होता है वो मैग्नीट्यूड को बताता है। यहां हम देख रहे हैं कि यहां पर यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, यहां देखिए आप इस तरीके से टेल से हेड और टेल से हेड तक का जो पोर्शन आ रहा है वो सेम दिख रहा है अपने पास में। यानी यहां बच्चों इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा वेक्टर्स का, वो क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा। यानी जो दो वेक्टर हमने ले रखा है ए और बी, इनका मैग्नीट्यूड अपने पास सेम रहेगा।
किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? इक्विवेलेंट वेक्टर की बात कर रहे हैं। और मैग्नीट्यूड के साथ में इनका डायरेक्शन भी क्या रहने वाला है बच्चों? सेम रहने वाला है। अब सर मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? इनका मेजरमेंट वैल्यू। सपोज कि बच्चों ए का मेजरमेंट 5 है और बी का मेजरमेंट भी यहां कितना रहेगा? 5 ही रहेगा। अब मैग्नीट्यूड को कैसे लिखते हैं वो मैं अभी समझाता हूं। तो जो मैग्नीट्यूड को दो तरीके से हम लिखते हैं। जैसे मान लो ए है तो ए के मैग्नीट्यूड को कैसे लिखा जाएगा? ए, आप यदि वेक्टर साइन लगा देते हैं तो आपको ऐसा मॉडुलस भी उसका यूज लेना पड़ता है, मोड भी आपको करना पड़ता है। इसका मीन हो गया ये ए का मैग्नीट्यूड मेजरमेंट बता रहा है। और यदि आपको मोड नहीं लगाना तो आपको बच्चों वेक्टर भी नहीं लगाना पड़ता है। ये है ए का मैग्नीट्यूड और ये भी ए का मैग्नीट्यूड है। ऐसे ही बच्चों बी का आप मॉडुलस लगाकर वेक्टर लगा देते हैं तो वो मैग्नीट्यूड को बताएगा। अभी देखो मॉडुलस हम पढ़ने वाले भी हैं तो ये बी के मैग्नीट्यूड को बता देता है। इसी तरीके से आप मॉडुलस यूज नहीं लेना चाहते तो आपको वेक्टर भी यूज नहीं लेना पड़ता है। तो इक्विवेलेंट वेक्टर क्या होता है बच्चों? जिसमें ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड दोनों ही सेम होता है। यानी इक्विवेलेंट वेक्टर या इक्वल वेक्टर हम किनको बोलेंगे कि वो वेक्टर होंगे है वो मैग्नीट्यूड सेम, जिनका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और डायरेक्शन भी सेम रहेगा। सपोज कि ए का डायरेक्शन बच्चों एक्स है तो बी का डायरेक्शन भी क्या रहेगा? एक्स ही रहेगा। तो इक्विवेलेंट वेक्टर का मीन क्या होता है कि बच्चों ये वो वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही क्या रहता है? हमेशा सेम रहता है। अब ये दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन सभी में ये कंडीशन आनी चाहिए कि उनका मैग्नीट्यूड, उनका मेजरमेंट सेम होना चाहिए, इनका डायरेक्शन अपने पास ऑलवेज क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो हम इनको इक्विवेलेंट वेक्टर्स बोलेंगे। ठीक है, नोट करें भाई। 1 2 3 4 5 पॉज करके नोट किया करें आप। अब देखते हैं सेकंड अनइक्वल वेक्टर। अब देखते हैं बच्चों अनइक्वल वेक्टर्स। अनइक्वल वेक्टर्स में बच्चों में 3 डायग्राम्स, छोटे छोटे डायग्राम्स बना रहा हूं। देखिए आप फर्स्ट डायग्राम आप देखेंगे और उससे मुझे बताएंगे कि आपको क्या पता चल रहा है। ये कोई वेक्टर ए है और ये कोई सेकंड वेक्टर बी है आपके पास में। ठीक है, ये फर्स्ट डायग्राम है। इस डायग्राम से हमें क्या पता चल रहा है कि मैंने अभी आपको ये बताया कि ये जितना लेंथ रहेगा वो मैग्नीट्यूड को बताएंगे हम यहाँ, और ये एरो जिस डायरेक्शन में रहेगा वो पर्टिकुलर अपने पास वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा। तो यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं कि यहां ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम नहीं आ रहा है। अब मैंने अभी आपको क्या बताया था कि मैग्नीट्यूड को हम ऐसा भी लिख सकते हैं और हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। बी के मैग्नीट्यूड को हम कैसे लिखेंगे बच्चों? मॉडुलस लगा के वेक्टर लगा के लिखेंगे, अदरवाइज ओनली बी लिखेंगे। और हम यह देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि बच्चों डायरेक्शन में तो सेम आ रहे हैं बट ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम नहीं आ रहे हैं। यानी इससे तो हमें क्या पता चल रहा है कि इनके जो मैग्नीट्यूड्स अपने पास है वो इनके जो मैग्नीट्यूड्स अपने पास है वो सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, बट इनका डायरेक्शन अपने पास क्या है? सेम है। इनका डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो ऐसे वेक्टर बच्चों अनइक्वल वेक्टर ही होंगे। अब अनइक्वल वेक्टर का एक डेफिनेशन तो है नहीं और एक प्रॉपर्टी तो है नहीं। हम अनइक्वल वेक्टर किन किन को बोल सकते हैं? उसका फर्स्ट पॉइंट अपने पास ये है, अनइक्वल वेक्टर हम उनको कह सकते हैं बच्चों जो मैग्नीट्यूड में सेम नहीं होते और डायरेक्शन में तो सेम हो भी सकते हैं। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट भी ये अपने पास में करेक्ट बताता है, ट्रू अपने पास है। कैसे? जैसे हम बात करें कि बच्चों ये कोई वेक्टर ए है, ठीक है, और ये सेकंड वेक्टर कौन है? बी है अपने पास में। और हम ये मान लेते हैं कि ए का मैग्नीट्यूड जैसे ए है और ये बी का मैग्नीट्यूड बी है अपने पास में, और यहां ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड दोनों ही क्या है? सेम है। ठीक है, दो बातें कर रही है यहाँ पर। ये फर्स्ट बात हो चुकी, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो चुकी है।
सेकंड प्रॉपर्टी हम बात कर रहे हैं कि हमने क्या कहा, अनइक्वल वेक्टर में सेकंड क्या कहा, देखो अब यहां हमने मैग्नीट्यूड सेम मान लिया है, यानी यहां अब मैग्नीट्यूड्स अपने पास क्या है, अब मैग्नीट्यूड सेम है, बट हम यहां देख रहे हैं कि ए तो इधर जा रहा है और बी इधर आ रहा है, यानी यहां डायरेक्शंस जो है इनका जो बच्चों डायरेक्शंस है वो सेम नहीं है, नॉट सेम, डायरेक्शन सेम नहीं है। तो ये भी बच्चों अनइक्वल वेक्टर ही है, ये भी अनइक्वल वेक्टर ही है। तो दोनों प्रॉपर्टी एक दूसरे के रिवर्स में भी है तब भी करेक्ट अपने पास है, यानी हम ये कह सकते हैं कि अनइक्वल। अभी एक और बताऊंगा बच्चों इसमें, तो यहां दो प्रॉपर्टी से क्या समझ में आए कि वो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं होते, डायरेक्शन सेम हो सकती है। इसका अपोजिट भी करेक्ट है कि वो वेक्टर्स जहां मैग्नीट्यूड तो सेम रखते हैं बट डायरेक्शन अपोजिट रखते हैं, इस दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसे वेक्टर है बच्चों, अनइक्वल वेक्टर से। अभी तो हम देख रहे होंगे कि बच्चों एक पोर्शन को हम सेम बता रहे थे, हम हो सकता था कि यार डायरेक्शन को सेम कर दिया या मैग्नीट्यूड को सेम कर दिया। अब हम क्या करते हैं, दोनों को सेम नहीं करते हैं, अब हम क्या करते हैं, दोनों को ही सेम नहीं करते। देखो कैसे, थर्ड देखें आप, जैसे मान लो कि बच्चों ये दो वेक्टर है अपने पास में, ठीक है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अब तो बड़ा अच्छा समझ में आ रहा है, यहां तो ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम दिख रहा था, थोड़ा बहुत लग रहा था, मैंने कह दिया था कि सेम है, बट यहां हम देखेंगे कि यहां ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, जैसे यहां सॉरी एक मिनट, ए का मैग्नीट्यूड ऐसे और ये बी का मैग्नीट्यूड ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब ए का एरो देखो छोटा है, बी का एरो बड़ा है साइज में, इसका मीन यह मैग्नीट्यूड में तो सेम है, नहीं है भाई, ठीक है, यहां लिख देता हूं मैग्नीट्यूड नॉट सेम एंड मैग्नीट्यूड्स, ठीक है। और डायरेक्शन में भी देखे बच्चों, ए इधर है बी इधर है, यानी इनका डायरेक्शन भी सेम नहीं है, डायरेक्शन नॉट सेम। यानी हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में कोई भी डिफरेंट हो या दोनों भी यदि डिफरेंट होते हैं तो वो कौन से वेक्टर्स होते हैं बच्चों, वो अनइक्वल वेक्टर्स होते हैं। यानी ऐसे वेक्टर्स जो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन या दोनों में ऑलवेज क्या रहते हैं, अनइक्वल रहते हैं, सेम नहीं रहते हैं, वो अपने पास अनइक्वल वेक्टर्स होते हैं। तो ये सेकंड अपने पास था अनइक्वल वेक्टर, नोट कर लीजिए भाई, 1 2 3 4 5। अब देखते हैं थर्ड अपोजिट वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर। तो देखिए दोस्तों अपोजिट वेक्टर क्या होता है, जिसको हम नेगेटिव वेक्टर भी कहते हैं। कि बच्चों की देखो कि यहां एक वेक्टर क्वांटिटी ए हम ले रहे हैं और इसके जस्ट म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे बच्चों मान लो कि ये प्लस एक्स डायरेक्शन में है, म्यूचुअली जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में अदर क्वांटिटी कौन सी ले रहे हैं, बी ले रहे हैं भाई। अदर यहां लिखते हैं बी, यहां लिखेंगे भाई ये बी। हम ये देख रहे हैं कि यहां ये लेंथ में तो सेम दिखाई दे रहे हैं हमें, यानी हम ये कह सकते हैं इनके जो मैग्नीट्यूड्स है, ए का मैग्नीट्यूड एंड बी का जो मैग्नीट्यूड होगा बच्चों वो अपोजिट वेक्टर में तो सेम रहेगा, लेकिन ये डायरेक्शन में म्यूचुअली अपने पास क्या रहेंगे, अपोजिट रहेंगे। यानी बी किस में रहेगा बच्चों, माइनस एक्स में रहेगा। फिर यानी एक यदि वेक्टर ऐसा है एक्स डायरेक्शन में, तो दूसरा वेक्टर कैसा होगा बच्चों, माइनस एक्स में रहेगा। इस वेक्टर का यदि मैग्नीट्यूड 10 है तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी क्या रहेगा, 10 रहेगा। तो ऐसे वेक्टर्स जो अपोजिट होते हैं उनके लिए अपने पास में क्या कंडीशन होता है कि वो मैग्नीट्यूड में तो सेम रहेंगे पर डायरेक्शन म्यूचुअली इनके एक दूसरे के रेस्पेक्ट में जस्ट अपोजिट रहेगा। तो ये कैसे वेक्टर कहलाते हैं बच्चों, अपोजिट वेक्टर्स कहलाते हैं। अब हम बढ़ते हैं बच्चों मॉडुलस ऑफ वेक्टर्स। और मॉडुलस ऑफ वेक्टर्स कैसे पढ़ा जाता है,
उसके लिए भी हम एक सब टॉपिक, एक छोटा टॉपिक और इसमें पढ़ेंगे। तो अब है बच्चों मॉडुलस ऑफ वेक्टर्स, जिसको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स भी कहते हैं। मॉडुलस ऑफ वेक्टर्स को हम बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स भी कहते हैं। कोई फिजिकल क्वांटिटीज आपको वन डायमेंशनल वेक्टर में दे सकता है, वेक्टर क्वांटिटी आपको वन डायमेंशनल दे सकता है, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल दे सकते हैं। यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर क्वांटिटी बच्चों 1D, 2D और 3D तीनों में होती है। हम उनका मॉडुलस कैसे फाइंड करेंगे, हम उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, वो हम सीखेंगे अब यहाँ पर। तो ये पोर्शन बहुत अच्छा पोर्शन है जो आगे न्यूमेरिकल्स में अपने पास बहुत यूज आता है। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर, जिसको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर भी कहेंगे, इसके लिए हमें ये मॉडुलस ऑफ वेक्टर सीखने के लिए सबसे पहले हमें वेक्टर्स को कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना आना चाहिए भाई। और कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना आना चाहिए, इसके लिए हम वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल क्या पढ़ने वाले हैं, वेक्टर्स कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ने वाले हैं। और इसके साथ साथ ही बच्चों में यूनिट वेक्टर को भी पढ़ाऊंगा आपको। इसको बताएंगे बच्चों, यूनिट वेक्टर को भी पढ़ाएंगे। तो ये पैरेलल हम दो टॉपिक को साथ साथ लेकर चलेंगे यहाँ पर, यूनिट वेक्टर्स को एंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर्स में इन पोर्शन को। ठीक है, अब चलो पहले हम यूनिट वेक्टर की बात करते हैं। तो यूनिट वेक्टर सीखेंगे बच्चों तब हमें ये 1, 2D और 3 में हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर को लिखना जान पाएंगे। तो यूनिट वेक्टर सीखेंगे भाई पहले। ठीक है, पहले हम सीखते हैं यूनिट वेक्टर्स क्या होता है। तो सर आपने पहले ये क्यों लिख दिया, क्योंकि बच्चों यूनिट वेक्टर्स सीखने के लिए भी आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाना पड़ता है। आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग यूनिट वेक्टर्स पढ़ने पड़ते हैं। तो यदि ये माइंड में रहेगा कि हम वेक्टर्स को कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ते हैं, तो कौन से यूनिट वेक्टर को हम कौन से कोऑर्डिनेट में कैलकुलेट करते हैं वो हमें पता चल जाएगा। तो यूनिट वेक्टर देखें क्या होता है कि बच्चों इसकी कुछ प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये एक स्पेशल टाइप के वेक्टर्स होते हैं जिनके मैग्नीट्यूड को हम कितना मानते हैं, 1 मानते हैं। यूनिट यानी 1, यानी वो वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चों, ये वो वेक्टर होते हैं, ये वो वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड कितना माना जाता है, 1 माना जाता है। और ये मैंने कहा बहुत स्पेशल वेक्टर्स है अपने पास में। इनका रिप्रेजेंटेशन जो होता है, इनको रिप्रेजेंट हम बच्चों स्पेशल मेथड से ही करते हैं। अभी तक हम वेक्टर को कैसे कर रहे थे बच्चों, हम एरो का लगाकर उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। बट यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उस, जैसे मान लो कि बच्चों कोई वेक्टर क्वांटिटी है n, और मैं ये कहता हूं कि ये वेक्टर क्वांटिटी कैसा है, यूनिट वेक्टर है। कैसा वेक्टर है बच्चों, यूनिट वेक्टर है। तो इसको स्पेशल तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ता है। आप इसके ऊपर ऐसे एरो का साइन नहीं लगाते हैं, इसके ऊपर आप टोपी पहना देते हैं भाई। टोपी पहनाने का मतलब आप इस तरीके से कैप का साइन लगा देते हैं। क्या, टोपी पहना देते हैं, कैप का साइन आप लगा देते हैं। तो यूनिट वेक्टर का मतलब है तो वेक्टर ही बच्चों, स्पेशल टाइप का वेक्टर होता है। और ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना माना जाता है, 1 माना जाता है। और इसे स्पेशल टाइप से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उस यूनिट वेक्टर के ऊपर इस तरीके से एक कैप का साइन, हेड का साइन हम लगा देते हैं। तो ये यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन का सिंबल मेथड अपने पास है। अब हम बात करें कि सर हम इसको स्पेशल क्यों कहते हैं भाई, क्या इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है इसलिए स्पेशल कहते हैं, क्या इसके ऊपर कैप लगाते हैं इसलिए स्पेशल कहते हैं, इनसे भी स्पेशल और है बच्चों यूनिट वेक्टर। क्योंकि हमें ये पता है कि वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है
जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है। तो इन वेक्टर क्वांटिटी में बच्चों हम क्या करते हैं, डायरेक्शन बताने के लिए यूनिट वेक्टर का ही यूज करते हैं। यानी यूनिट वेक्टर्स बच्चों डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज लिया जाता है। किसको रिप्रेजेंट, 2 पॉइंट समझ में आए इसके। थर्ड पॉइंट देखो कितना, नोट कर लो भाई, 1 2 3 4 पॉज करके नोट कर लिया करें, मैं इसको हटा रहा हूं अभी तक, ठीक है। अब यहां देखें थर्ड पॉइंट बच्चों, ये इंपॉर्टेंट या स्पेशल क्यों है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शंस को बताता है। और डायरेक्शन को बताने के लिए बच्चों 3 टाइप के वेक्टर क्वांटिटीज का यूज किया जाता है, यूनिट वेक्टर का यूज किया जाता है। जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में बच्चों 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम हम यूज लेते हैं हमेशा, जिसमें 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। एक यूज लेते हैं बच्चों हम एक्स और एक वाई और एक क्या होता है जेड। कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम 3 कोऑर्डिनेट्स यूज लेते हैं, अलोंग टू एक्स डायरेक्शन, along to y डायरेक्शन, along to z डायरेक्शन। मान लो बच्चों कि कोई फिजिकल क्वांटिटी x डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, उसका डायरेक्शन x है, तो उस डायरेक्शन x को बताने के लिए हम कौन से यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। यानी यहां लिख देता हूं भाई, यहां लिख देता हूं यूनिट वेक्टर along to x डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर बच्चों आप आई कैप का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, आई कैप का यूज करते हैं। अलोंग टू वाई डायरेक्शन, अलोंग टू वाई डायरेक्शन बच्चों हमें जे स्मॉल लिख रहे हैं सारे, कैपिटल नहीं लिखा जा रहा, जे कैप का यूज करते हैं। एज इट इज बच्चों जेड के अलोंग हमें के कैप का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बच्चों, के कैप का यूज करते हैं। यानी एक्स डायरेक्शन को बताने के लिए हम बच्चों आई कैप का यूज करेंगे, माइनस एक्स को बताने के लिए माइनस आई कैप का यूज करेंगे, वाई को बताने के लिए बच्चों हम जे कैप का यूज करेंगे, और जेड डायरेक्शन को बताने के लिए के कैप का यूज करेंगे। जैसे मान लो कि कैसे सर, कैसे यूज करेंगे, जैसे मान लो कोई फोर्स है बच्चों, वो 10 न्यूटन का है। कितने न्यूटन का है, 10 न्यूटन का है। वो कौन सी डायरेक्शन के अलोंग वर्क कर रहा है या लग रहा है, तो वो मान लो एक्स के अलोंग लग रहा है, तो हम 10 के आगे क्या लगा देते हैं बच्चों, आई कैप लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, आई कैप। इसका मीन ये हो गया कि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड तो बच्चों 10 है, और ये कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, ये एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये स्पेशल वेक्टर्स है बच्चों, क्योंकि ये स्पेशल वेक्टर्स जो है ये वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन को बताने के लिए यूज लिए जाते हैं। तो डायरेक्शन को बताने के लिए बच्चों हम 3 टाइप के यूनिट वेक्टर्स का यूज करते हैं, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। आई कैप अलोंग टू एक्स डायरेक्शन होता है, जे कैप अलोंग टू वाई डायरेक्शन होता है, एंड के कैप अलोंग टू जेड डायरेक्शन होता है। तो ये 3 प्रॉपर्टी अपने पास में आ चुकी है यूनिट वेक्टर की। अभी एक प्रॉपर्टी इसका और बाकी रह रहा है बच्चों, वो देखते हैं हम। देखिए बच्चों, इसका 4th पॉइंट देखते हैं। आपको यदि कोई वेक्टर क्वांटिटी दी जाए, अब वेक्टर क्वांटिटी कैसे दी जाएगी वो एक बार मैं बता देता हूं। कि जैसे मान लो कि बच्चों कोई वेक्टर क्वांटिटी ए है, सपोज ए वेक्टर इज ए वेक्टर, वेक्टर ए है आपके पास में, आपको इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो। क्या फाइंड करना हो बच्चों, यूनिट वेक्टर। किसका, ए का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है हमें, तो ए का आप क्या लगा देंगे बच्चों, कैप लगा देंगे। और यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, जो भी वेक्टर होता है उसमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का डिवाइड कर देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का डिवाइड कर देते हैं भाई। यानी ए यूनिट वेक्टर है, तो वेक्टर कौन है बच्चों, ए है। और मैग्नीट्यूड को अभी हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे बच्चों, कि आप मॉडुलस का यूज कर रहे थे, और आप मॉडुलस का यूज नहीं करना चाहते थे तो आप वेक्टर का साइन भी यूज नहीं करेंगे।
यानी फोर्थ, यदि एक फॉर्मूला हमने बताया है, इस फॉर्मूले में मैंने आपको क्या सिखाया है बच्चों कि यूनिट वेक्टर, आपको यदि कोई वेक्टर क्वांटिटी दी जाए, कोई वेक्टर आपको दिया जाए, तो उस वेक्टर का हम किस तरीके से यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का डिवाइड करेंगे। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होता है बच्चों, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ही होता है। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले यूनिट वेक्टर सिखाया, क्योंकि बच्चों यूनिट वेक्टर में जो वेक्टर आएगा, जो वेक्टर क्वांटिटी आएगा, वो 1D 2D एंड 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखा हुआ आता है। वापस से रिपीट कर रहा हूं इस लाइन को। यूनिट वेक्टर में बच्चों जो वेक्टर आएगा, जिसका आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, उसके लिए देखो बच्चों, आपको उसका मैग्नीट्यूड यानी मॉडुलस फाइंड करना पड़ेगा। और मॉडुलस में के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि वो वेक्टर लिखा हुआ कैसे है। तो बच्चों वो कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही लिखा हुआ मिलेगा आपको, वो आपको 1D 2D एंड 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखा हुआ मिलता है भाई। इसलिए हम क्या करेंगे बच्चों, 1D 2D और 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम समझेंगे। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, नोट कर लो, 1 2 3 4 5 नोट कर लो आप एक बार, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आप याद रखेंगे। यूनिट वेक्टर के लिए हम वेक्टर में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का डिवाइड करते हैं। अब ये मैग्नीट्यूड, ये जो वेक्टर है वो कैसे लिखा हुआ मिलेगा आपको, वो कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखा हुआ मिलेगा। अब वो कोऑर्डिनेट सिस्टम में 1D में कैसा लिखा हुआ मिलता है और उसका मीन क्या होता है वो हम सीखते हैं। 2D में कैसा मिलेगा, 3D में कैसे मिलेगा, हम उसको सीखते हैं भाई। अब तो जो अब हमें देखो, हमने इक्विवेलेंट, अनइक्वल, अपोजिट, यूनिट वेक्टर तो समझा दिया, ठीक है। अब हमें इन वेक्टर्स को कैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखते हैं, जैसे 1D में कैसे लिखेंगे, 1D 2D 3D तीनों देखते हैं, ठीक है। 1D 2D एंड 3D तीनों देखते हैं। कि मान लो कि बच्चों कोई वेक्टर क्वांटिटी P है, यहां उसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, कोऑर्डिनेट मान लेता हूं x 0 और 0। ये x है, ये y है, ये z है, तीनों में इसी तरीके से ये x है, y z, x y एंड क्या है z अपने पास है। तो आप ये देखेंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी थी P है, तो इस P को कैसे लिखा जाएगा, ये P आप ये देखेंगे ओनली x डायरेक्शन में है, तो x डायरेक्शन में इसको कैसे लिखा जाएगा, इसका x डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड कितना हो गया x, यानी इसका कोऑर्डिनेट x है। सपोज यहाँ 1 होता तो यह मैग्नीट्यूड 1 हो जाता, लेकिन x डायरेक्शन में है तो इसको इसके यूनिट वेक्टर के साथ लिखना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर इस P की डायरेक्शन को भी बताएगा। तो यहां हम क्या लिखेंगे बच्चों, आई कैप लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ, आई कैप। तो यहां इस P का मीन अपने पास क्या हुआ बच्चों, x आई कैप हुआ, ठीक है। ये 1D में लिखा जा रहा है इसको। अब मान लो यदि y में होता, यदि मान लो ये y में होता, तो इस y का, मान लो y डायरेक्शन में P है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होता बच्चों, 0 y 0 होता 1D में। यदि ऐसा होता है तो इस P को हम कैसे लिखते हैं बच्चों, हम लिखते हैं इसको yj कैप। कैसे लिखते हैं इसको, yj कैप, क्योंकि x और z के कोऑर्डिनेट 0 है, यानी x और z में ये किसी भी तरीके का आपको मैग्नीट्यूड नहीं देगा, मेजरमेंट नहीं देगा। तो ये देखो किस में लिखा जा रहा है, 1D में लिखा जा रहा है। 1D में आप अलोंग टू x भी लिख सकते हैं, अलोंग टू y डायरेक्शन भी लिख सकते हैं, अलोंग टू z मान लो यदि ये हो, ये अलोंग टू z हो, ठीक है। और मान लो z में कौन है भाई, p ही अपने पास है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 0 z होंगे। अब कुछ भी x y z का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, या z का कुछ वैल्यू हो सकता है, या y का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, या x का कुछ भी वैल्यू हो सकता है। तो इस p वेक्टर को बच्चों यहाँ कैसे लिखा जाएगा, z k कैप लिखा जाएगा, इसको yj कैप लिखा जाएगा, इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। तो वन डायमेंशन में, अब देखो, अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि सर आपने यूनिट वेक्टर पहले क्यों सिखाया,
इसलिए सिखाया बच्चों ताकि हमें फिक्स पता चल जाए कि एक्स डायरेक्शन कह लो, वाई डायरेक्शन कह लो और जे डायरेक्शन के अलोंग हम कौन कौन से यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। तो ये एक्स वाई और जेड के अलोंग यूनिट वेक्टर्स अपने पास है। ये तो 1D की बात हो गई। तो 1D में हम एक्स वाई जेड तीनों में सेपरेट लिख सकते हैं भाई। एक्स वाई जेड नहीं दिया हो तो एक्स में लिखा जाएगा, यदि एक्स जेड नहीं दिया जाए तो वाई के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा, वाई एक्स और वाई नहीं दिया जाए तो जेड के अलोंग ही अपने पास वेक्टर क्वांटिटी को हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, डायरेक्शन के साथ लिखेंगे। अब यदि आपको 2D में लिखना हो बच्चों, किसमें लिखना हो? 2D में। तो देखो 2D में कैसे करते हैं, ठीक है, 2D में देखते हैं हम। हाँ 2D में देखेंगे भैया। 2D में मूवी तो 3D में अच्छी लगती है, 2D में नहीं लगती है भाई। देखिए कैसे। अब यदि मान लो कि आपके पास वही कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड और ये एक्स वाई एंड जेड। यहां बच्चों को पी पॉइंट है। अब देखो 2D में तो हम नॉर्मली मान लेते हैं कि जेड अपने पास में और इस बोर्ड पर तो प्लेन पर तो होता नहीं, तो यहाँ एक पी हम ले लेते हैं और इसका पी का यानी इस पी का हम डायरेक्शन ये ले लेते हैं, तो ये पी है, ठीक है, ये पी है। इसके कोऑर्डिनेट बच्चों में मान लेता हूं क्या है, एक्स वाई जीरो है, जेड जीरो है भाई, क्योंकि 2D में लिख रहे हैं ना, तो एक कोऑर्डिनेट तो जीरो रहेगा इसका। इसका मैं मान लेता हूं बच्चों जीरो वाई जेड, तो यह एक्स या जेड जीरो किया था, अब यह एक्स जीरो कर दो, या चलो पहले अब जीरो कर दो, चलो यह एक्स वाई जीरो, ठीक है। अब यह हमने किसको जीरो कर दिया, एक्स को जीरो कर दिया, अब यह वाई को जीरो कर दो, तो एक्स है जीरो और जेड। 2D में इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए 3 पॉइंट्स के, कौन कौन से पॉइंट्स के दिए हुए बच्चों? पहले में पी पॉइंट के एक्स और वाई दिए हुए हैं, सेकंड में अपने पास में क्या दिया हुआ है बच्चों, यहाँ वाई और जेड दिया हुआ है, थर्ड में एक्स और जेड। अब इनको कैसे लिखेंगे? मान लो पी है वेक्टर, तो इसको कैसे लिखा जाएगा बच्चों? इसको कैसे लिखा जाएगा, एक्स और एक्स के साथ क्या आएगा, आई कैप आएगा, वाई वाई के साथ क्या आएगा बच्चों, जे कैप आएगा, और यहाँ जेड का कंपोनेंट कितना, जीरो है। देखो 2D में यदि वेक्टर आता है तो हम उसको ऐसे लिखते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग, ये एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट है, ये एक्स डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बताएगा उसका, ये वाई डायरेक्शन का कोऑर्डिनेट है, वाई डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड बता रहा है। ऐसे ही बच्चों इसको कैसे लिखा जाएगा 2D में, इसको लिखा जाएगा, एक्स तो जीरो है इसका, तो ये लिखा जाएगा वाई जे कैप और जेड के कैप, ये वाई डायरेक्शन के अलोंग लिखा गया है, वाई और जेड के अलोंग लिखा गया है, एक्स के अलोंग इसका मैग्नीट्यूड जीरो है। इसी तरीके से इसको कैसे लिखा जाएगा बच्चों, इसको लिखा जाएगा एक्स आई कैप और जेड के कैप। तो ये 2D के अकॉर्डिंग आपके पास में, इसमें देखेंगे आप कि कोई ना कोई कंपोनेंट आपके पास में कोऑर्डिनेट का जीरो है, इसमें जेड का जीरो, उसमें एक्स का जीरो, उसमें वाई का जीरो है। तो हम देख रहे हैं कि स्पेक्टर क्वांटिटी पी को हम कैसे लिख रहे हैं, 2D में ही तो आ रहा है बच्चों अपने पास में, तो ये 2D में लिखने का इसका मेथड होता है। अब ये चीजें सीख लेंगे तब भी मॉडुलस निकालना सीख पाएंगे भाई हम। अब हम क्या करते हैं, 3D में देखते हैं। तो 3D में तो एक नॉर्मल एक कॉमन सा डायग्राम बनेगा, तो 3D में देखते हैं हम। देखिए बच्चों 3D में देखते हैं। तो 3D में ये एक्स वाई जेड ये हमने बना दिए, एक्स वाई जेड, और यहाँ एक्स वाई जेड हम कोऑर्डिनेट मान लेते हैं भाई, कोई पी पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड ले लिया। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको तो नॉर्मल समझ में आ ही रहा है, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। तो ये 3D में लिखा हुआ हो गया। ये किस में लिखा हुआ अपने पास, 3D में लिखा हुआ है। तो हम 1D 2D एंड 3D में कोऑर्डिनेट सिस्टम के बेसिस पर किसी वेक्टर क्वांटिटी को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं।
अब हम देख रहे हैं बच्चों इनका मॉडुलस हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो आप नोट कर लिए होंगे। तो मॉडुलस निकालना सीखते हैं, मैग्नीट्यूड निकालना सीखते हैं और यूनिट वेक्टर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब सीखते हैं बच्चों मॉडुलस ऑफ वेक्टर्स को कैसे सीखते हैं। देखिए आप कि जैसे मान लो कि बच्चों अब कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई वेक्टर लिखा हुआ है एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, ठीक है। यानी ये इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रखा है कि ये कोई पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों एक्स वाई जेड आपके पास है। कोई कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई जेड अपने पास है। तो इसके ओरिजिन के कंपोनेंट क्या होंगे बच्चों, जीरो जीरो रहेंगे। इसका मीन हो गया कि यदि आपको इस ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो मॉडुलस की जैसे ऐसे लिखा जाएगा, ये मॉडुलस है, या आप केवल ये भी लिख सकते हैं। और इसका मीन ये हुआ कि आपको इसके ओरिजिन से, ये मान लो पी पॉइंट है, यहां का आपको क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, गैप आपको फाइंड करना है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वेक्टर सिस्टम में फाइंड करना है। और कुछ याद करें कैसे फाइंड करेंगे, ये x माइनस जीरो का होल स्क्वायर नॉर्मली यदि फाइंड करते हैं, y माइनस जीरो का होल स्क्वायर और z माइनस जीरो का होल स्क्वायर। क्योंकि ये कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों x1 y1 z1, ये कोऑर्डिनेट x2 y2 z2। और याद करें आप थोड़ा सा 10th क्लास में चलते हैं अपन, तो यहाँ का गैप आप कैसे फाइंड करते थे, x2 माइनस x1, ऐसा कुछ फॉर्मूला आता था अपने पास में, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो मॉडुलस का मीन मैग्नीट्यूड ही तो फाइंड करना है, तो क्या करें x माइनस जीरो का होल स्क्वायर, y माइनस जीरो का होल स्क्वायर, z माइनस जीरो का होल स्क्वायर और ये अंडर रूट। तो हमने ये देखा कि इसका मॉडुलस यानी इसका मैग्नीट्यूड कैसे आया बच्चों, x का स्क्वायर, y का स्क्वायर और z का स्क्वायर। कैसा आया, x का स्क्वायर, y का स्क्वायर और z का स्क्वायर। और ये कौन है, ये आई जे के जो कोऑर्डिनेट्स कंपोनेंट्स है वही तो है। यानी यदि मॉडुलस आपको फाइंड करना हो बच्चों, तो आई के साथ जो भी कंपोनेंट आ रहा है एक्स डायरेक्शन में आप उसका स्क्वायर कीजिए, जे वाई डायरेक्शन में जो भी कंपोनेंट आ रहा है आप उसका स्क्वायर कीजिए, जेड डायरेक्शन में जो भी कंपोनेंट आ रहा है उसका स्क्वायर कीजिए और उसका अंडर रूट आप कर दीजिए, तो आपको क्या फाइंड हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड यानी मॉडुलस फाइंड हो जाएगा। और एग्जैक्टली ये फाइंड इसी तरीके से होता है जैसा आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, उसके बाद मतलब ये मॉडुलस तक हो गई, इसके बाद ये नॉर्मल जो कोलिनियर और जो जीरो वेक्टर्स हम उसका स्टडी करते हैं। तो एक बार इसका साथ के साथ हम क्वेश्चन भी कर लेते हैं ताकि परफेक्टली और भी हमें समझ में आ जाए। तो देखिए भाई बच्चों, ये क्वेश्चन है, हालांकि क्वेश्चन को बच्चों शॉर्ट में लिखा हमने, ये क्वेश्चन को मैं पूरा एक्सप्रेस कर देता हूं कि एक वेक्टर आपको दिया हुआ है बच्चों, ये वेक्टर आपको दिया हुआ है 12i माइनस 3j माइनस 4k कैप दिया हुआ है। आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। सर आप यूनिट वेक्टर क्यों फाइंड करवा रहे हैं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्यों फाइंड नहीं करवा रहे, क्योंकि बच्चों यूनिट वेक्टर में तो मॉडुलस तो खुद ही फाइंड होगा। तो सबसे पहले देखो ये बच्चों लिखा हुआ किस तरीके से, इसका आंसर देखें हम, और इसके कंपोनेंट्स भी फाइंड करने, यानी एक्स वाई और जेड के कंपोनेंट्स भी यूनिट वेक्टर के फाइंड करने। तो ये क्या है बच्चों, आर वेक्टर आर आपके पास है, तो ये लिखा हुआ किस तरीके से है, ये लिखा हुआ बच्चों एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप की जैसे 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखा हुआ ये, जिसका वैल्यू ये इस तरीके से है अपने पास में, ठीक है, ये ऐसे दिया हुआ है। अब आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो बच्चों यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये यूनिट वेक्टर आर का यूनिट वेक्टर कैप लगाने पर आएगा, वेक्टर और वेक्टर का मॉडुलस यानी मैग्नीट्यूड होता है। तो ये तो आपको बच्चों पता है, आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, इसका मॉडुलस फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा बच्चों, अपने को इसका मॉडुलस फाइंड करना पड़ेगा। और मॉडुलस अभी हमने सिखाया आपको
क्या मॉडुलस कैसे फाइंड करेंगे? एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर का आप क्या करेंगे बच्चों? अंडर रूट करेंगे। अब यह x कितना आ रहा है बच्चों अपने पास में? x कितना आ रहा है बच्चों? 12 आ रहा है, तो 12 का स्क्वायर हो गया, प्लस y कितना आ रहा है बच्चों? y में कितना आ रहा है? -3 आ रहा है, तो -3 का स्क्वायर हो गया। हालांकि वो माइनस वाई में आ रहा है, लेकिन चलो माइनस मैग्नीट्यूड लेकर कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? -4 का स्क्वायर हो गया। आप सोल्व करेंगे तो मॉडुलस देखो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड क्या आएगा इसका? 12 का स्क्वायर 144 होता है बच्चों, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो 16 और 9 हो गया 25, तो ये हो गया बच्चों 169। ठीक है, देखो 6 और 9 ठीक है, 90 20 तो 9 और 10 14, ठीक है, ये अपने पास 169 आ जाएगा। और 169 का कितना होता है बच्चों? रूट 13। तो इसका मॉडुलस इन तीनों का मैग्नीट्यूड कितना आ गया अपने पास? 13 आ गया। अब आपको क्या चाहिए बच्चों? यूनिट वेक्टर चाहिए, वेक्टर। और वेक्टर कितना है बच्चों मेरे पास? 12 आई के माइनस 3 जे के माइनस 4 के डिवाइडेड बाई 30। तो अब x डायरेक्शन का, अब यह x डायरेक्शन का, y डायरेक्शन का और z डायरेक्शन का भी आपको क्या चाहिए बच्चों? कंपोनेंट चाहिए। तो इसको यदि मैं सेपरेटली लिखूं बच्चों तो क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं 12/13 आई के 13 माइनस 3/13 जे के -4/13 के। तो यदि हम इसको आर केप का कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखा जाए तो एक्स का कोऑर्डिनेट बच्चों कितना है इसका? 12/13 आया। वाई डायरेक्शन का कितना है बच्चों? -3/13 आ रहा है। और जेड का कितना आ रहा है? -4/13 आ रहा है। तो ये यूनिट वेक्टर्स के कंपोनेंट्स अपने पास अलोंग टू एक्स वाई जेड डायरेक्शन हो सकते हैं। तो देखो बच्चों, मॉडुलस फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, और इनकी प्रॉपर्टी भी हमें बहुत अच्छे से पता चली। अब हम लास्ट के इन दो वेक्टर को भी देख लेते हैं क्या होते हैं। नोट कर लो ये 1 2 3 4 5। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट है कोलिनियर वेक्टर्स। क्या होता है देखिए भाई, जैसे मान लो कि बच्चों ये एक वेक्टर ए है और ये सेकंड वेक्टर बी है, और मैं मान लेता हूं कि कैसे वेक्टर है बच्चों? ये दोनों ही इक्वल वेक्टर है। एक वेक्टर ए है और ये बी वेक्टर है, और हम मान लेते हैं कि दोनों कैसे वेक्टर है? अपोजिट। अब ये सारे में समझा चुका हूं क्या है, तो ये ठीक है। एक वर्ड देखिए बच्चों, कोलिनियर का मतलब जो एक ही लाइन के अलोंग होते हैं। देखो एक ही लाइन के अलोंग है, एक ही लाइन पर है बच्चों, ये एक ही लाइन, चाहे वो इधर हो चाहे उधर हो, चाहे वो इक्वल हो चाहे अपोजिट हो। यदि ऐसे वेक्टर्स जो एक ही लाइन के अकॉर्डिंग आपको दिखाई देते हैं, देखो दोनों वर्टी हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग आपको दिखाई दे रहे हैं, तो हम इसको कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, बहुत इजी सा, कुछ दिक्कत नहीं। लिख सकते हैं फटाफट से जीरो वेक्टर्स। अब मान लो कि बच्चों मैं आपको ए वेक्टर में से ए वेक्टर को माइनस करने को कहता हूं, तो आप कितना लिख देंगे? 0। इट इज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग, क्योंकि वेक्टर में आप जो भी रिजल्ट लाएंगे बच्चों वेक्टर ही आना चाहिए। तो इसको लिखा जाएगा जीरो वेक्टर। क्या लिखा जाएगा? जीरो। तो यहां पर हम देख रहे हैं इस जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मीन कितना हुआ? 0। पर डायरेक्शन इसकी कोई भी डिफाइन नहीं होगी। यानी एक रेयर केस कह सकते हैं आप, या इस तरीके से कह सकते हैं कि यदि किसी वेक्टर में मैग्नीट्यूड अपने पास 0 आ रहा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों? जीरो वेक्टर बोलते हैं। आप उसको वेक्टर की फॉर्म में ही लिखेंगे, क्योंकि इनका कैलकुलेशन करने पर रिजल्ट वेक्टर ही आना चाहिए। आप ओनली जीरो रखेंगे तो गलत माना जाएगा। क्या बोलेंगे आप इसको? जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर वो वेक्टर होते हैं बच्चों जिनका मैग्नीट्यूड जीरो होता है और इनका डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है भाई। तो ये अपने पास वेक्टर्स थे। ठीक है, नोट करना चाहो कर लो। तो देखिए बच्चों, कम टाइम में हम ज्यादा क्लास की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए टॉपिक आपको कंटिन्यू मिलते जा रहे हैं।
तो देखो बच्चों, लॉज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर का एडिशन माइनस हम कैसे करते हैं हम उसको सीखेंगे बच्चों। एडिशन का मीन होता है बच्चों कॉम्बिनेशन करना, वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन करना। और वेक्टर का कॉम्बिनेशन करने के लिए हम दो मेथड का यूज करते हैं, एक ग्राफिकल मेथड और एक मैथमेटिकल मेथड, जिसको एनालिटिकल मेथड भी कहते हैं। तो हम दोनों मेथड का यूज करते हुए हम एडिशन का लॉ पढ़ेंगे। कौन कौन से मेथड का बोल रहा हूँ बच्चों, यानी हम क्या पढ़ते हैं, हम वेक्टर का कॉम्बिनेशन करना सीखते हैं बच्चों। एडिशन करने का मतलब वेक्टर का कॉम्बिनेशन करना सीखते हैं। और वेक्टर का कॉम्बिनेशन करने के लिए हम दो मेथड का यूज करते हैं, ग्राफिकल मेथड एंड एनालिटिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड एंड एनालिटिकल जो मेथड है, जिसको मैथमेटिकल मेथड भी कहा जाता है, वो हम इन लॉज के बेसिस पर करते हैं। ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम मेथड एंड पॉलीगॉन मेथड अपने पास में टोटल 3 मेथड्स है। इन 3 मेथड्स को सीखने से पहले हमें बच्चों नॉर्मली वेक्टर का ऐड करना आना चाहिए। पहले हम उसको सीखेंगे, उसके बाद इन लॉ को हम धीरे धीरे एक एक करके सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों कि कैसे हम ऐड करते हैं दो वेक्टर को। कोई दो वेक्टर क्वांटिटी है आपके पास में, एक तो ए है बच्चों जिसका वैल्यू 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में 4i प्लस 2j माइनस के कैप लिखा हुआ है, और कोई अदर वेक्टर क्वांटिटी बी है जिसका वैल्यू माइनस आई प्लस 2j प्लस 6k कैप लिखा हुआ है। तो दो तरीके से क्वेश्चन आपको, चलो दोनों माइनस प्लस दोनों बता देते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि a प्लस बी आपको फाइंड करना है, ठीक है। सेकेंड आपसे कहा जा रहा है कि a माइनस बी भी आपको फाइंड करना है। a प्लस बी यानी आप यदि उनका एडिशन करते हैं तो वो जो एडिशन के बाद में जो रिजल्ट आता है उसको रिजल्टेंट कहा जाता है। वेक्टर में एडिशन के बाद में जो भी आंसर आता है, जो भी रिजल्ट आता है, हम उसको रिजल्टेंट बोलते हैं। तो हमें यहाँ आपको सम कहने का बोले या ना बोले, यदि आपको ये कह दिया जाता है कि इसका रिजल्टेंट फाइंड कीजिए, इसका मीन आपको सम फाइंड करना है। अब सम फाइंड करने के लिए आपको वहां पर इन लॉज की जरूरत पड़ रही है या नहीं पड़ रही है, वो क्वेश्चन डिसाइड करता है। अभी यहाँ हमें दोनों का नॉर्मली प्लस करना है, हमें किसी भी लॉ की यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ कैसे हम इसको ऐड करेंगे, देखो ऐड करने पर मैं मान लेता हूँ जो रिजल्टेंट आ रहा है वो आर आ रहा है, ए प्लस बी। अब ए का वैल्यू कितना है बच्चों, 4i है, ये 2j है और माइनस के है, प्लस बी, बी कितना है बच्चों माइनस आई प्लस 2j प्लस 6k कैप है। अब ये हमें पता है कि ये वेक्टर आई डायरेक्शन मतलब एक्स डायरेक्शन के वेक्टर का कॉम्बिनेशन जो होगा बच्चों, वह एक्स डायरेक्शन के वेक्टर के साथ ही हो सकता है। वाई डायरेक्शन का कॉम्बिनेशन बच्चों वाई डायरेक्शन के वेक्टर के साथ ही हो सकता है, और जेड डायरेक्शन के वेक्टर का कॉम्बिनेशन जेड डायरेक्शन के वेक्टर के साथ ही हो सकता है। यानी आई को आई के साथ ही कैलकुलेट करेंगे, जे को जे के साथ ही कैलकुलेट करना है, और के को के के साथ ही आपको कैलकुलेट करना है। सो 4i और माइनस आई, तो इसको लिखा जाएगा बच्चों अपने पास में कितना, 4 में से -1 गया तो ये 3i हो जाएगा। अब प्लस माइनस के अकॉर्डिंग आप नॉर्मली प्लस माइनस जो करते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको सोल्व करना है इसको। 2j बच्चों 4j हो जाएगा, और माइनस के प्लस 6k तो ये प्लस का 5k, तो ये रिजल्टेंट आ गया बच्चों यहाँ, ठीक है। तो किसी अभी यहाँ एडिशन के लॉ की जरूरत नहीं पड़ी हमें। सेकंड देखिए बच्चों, आपको a माइनस बी फाइंड करना है, तो हमें a माइनस बी फाइंड करना है, तो a माइनस बी यानी 4i प्लस 2j माइनस के माइनस माइनस आई प्लस 2j प्लस 6k कैप, ठीक है। अब यदि इसको कंप्लीट को आप सोल्व करते हैं तो 4i प्लस 2j माइनस के, ये माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस प्लस माइनस का 2j हो जाएगा, ये माइनस का 6k। अब देखो i का कॉम्बिनेशन i के साथ ही होगा, 4 और i दोनों प्लस में दिख रहे तो 5i हो गया।
2 और -2 कैंसिल आउट हो गया, तो जीरो कंपोनेंट यहाँ जे डायरेक्शन में मतलब वाई डायरेक्शन में प्राप्त हो रहा है। माइनस और माइनस प्लस हो गया, कितना आ गया 7 के, तो ये a माइनस बी आ गया। तो नॉर्मली आप इस तरीके से क्या करते हैं बच्चों, वेक्टर का कॉम्बिनेशन करते हैं, लेकिन बहुत जगह हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, एडिशन मेथड का यूज भी करना पड़ता है कॉम्बिनेशन करने के लिए। और कॉम्बिनेशन करने के लिए एडिशन मेथड को हम ग्राफिकल और हम मैथमेटिकल एनालिसिस से हम सोल्व करते हैं। तो अब हम देखते हैं बच्चों लॉज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो लॉज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर और इनके क्वेश्चंस देखने के लिए बच्चों आप नेक्स्ट क्लास का वेट करें। क्लास काफी बड़ी हो चुकी है, मैं नहीं चाहता कि ज्यादा बड़ी क्लास हो, आप बोर ना हुई, इसलिए इस क्लास को आप डिटेल से अच्छे से देखें और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपसे हो सकते हैं वो करें। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये एडिशंस के लो प्रोडक्ट करना, उनका डायरेक्शन फाइंड करना सीखेंगे हम। हालांकि नेक्स्ट क्लास ही बच्चों बड़ी क्लास ही होगी, क्योंकि मैंने कहा कि वेक्टर बहुत बड़ा है पोर्शन में आपके पास है, और नेक्स्ट क्लास में तो बच्चों क्वेश्चंस भी बहुत सारे होने वाले हैं, इसलिए श्योर वो क्लास भी बड़ी होगी। हो सकता है कि वेक्टर के लिए हमें एक और क्लास लेनी पड़ जाए आगे, लेकिन आगे इंटीग्रेशन कैलकुलस, डिफरेंशिएशन कैलकुलस, लॉग, एंटी लॉग और कुछ स्पेशल और मैथमेटिकल टूल्स सीखने के लिए हमें और ज्यादा क्लास नहीं लेनी पड़ेगी। तो यदि हम 3 to 4 आवर्स की क्लास यदि कंटिन्यू कर लेते हैं तो हमारा मैथमेटिकल टूल्स यानी चैप्टर नंबर 4 भी अच्छे से हो जाएगा, और मैथ में मैथमेटिक्स की चीजें जो फिजिक्स में यूज आती है वो भी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आप लाइक और सब्सक्राइब आप जरूर करें। थैंक यू।